नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन एंड विद मेजर जनरल अश्विनी स्वैजी। जय हिंद सर। जय हिंद सुमित। सर, ये जो ईरान के प्रेसिडेंट की जो अभी अभी हेलीकॉप्टर में डेथ हुई है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे आ रही हैं, बातें आ रही हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई टीवी की मूवी चल रही हो या कोई हॉलीवुड की मूवी चल रही हो। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि स्पेस में से लेजर बीम आई और उसके हेलीकॉप्टर को क्रैश कर दिया। सर, ये स्टार वॉर्स वाला काम ईरान के प्रेसिडेंट के साथ ही क्यों हुआ है सर? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है सुमित। जो हादसा हुआ और स्पेशली ये 3 हेलीकॉप्टर जो बेल के थे और ये 1979 से पहले जो वियतनाम एरा है उससे पहले के हैं, ये अमेरिकन हैं। और जो अभी इस ईरान के पास हैं ये इनके पास स्पेयर पार्ट्स भी नहीं, हालात इनके ख़राब थे। अभी हम देखते हैं जिस प्रकार से जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन हुआ है कि जो प्रेसिडेंट थे ईरान के इब्राहिम रईसी, वो गए थे कजाकिस्तान में, वहाँ पर अजरबैजान में गए थे। वहाँ पर इन्होंने डैम को इनॉग्रेट किया था और जो डैम था वो एक आरस नदी पे था और ये हाइड्रो प्रोजेक्ट ये दोनों को फ़ायदा देता है, अजरबैजान को भी और ईरान को भी। तो उसके बाद ये 3 हेलीकॉप्टर गए थे और 3 हेलीकॉप्टर से ये वापस आ रहे थे जब ये हादसा हुआ। और अब हम देखते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। देखो, एक कारण तो ये हो सकता है कि बैड वेदर था, फॉग था और बारिश भी हो रही थी, विजिबिलिटी बड़ी कम थी। दूसरा हो सकता है कि भाई कोई टेक्निकल या मैकेनिकल फेलियर, क्योंकि ये बहुत पुराने जहाज थे, बहुत पुराने एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर थे और इनकी मेंटेनेंस बड़ी प्रॉब्लम थी। तीसरा पायलट एरर भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है फर्स्ट टू 3 का। चौथा जो है वो है साजिश भी हो सकती है, एक सबोटाज भी हो सकता है, जिसकी तरफ आपका इशारा है कि उस तरफ अब उंगली ज़्यादा जा रही है। क्योंकि हम पहला देखते हैं कि वेदर कंडीशन। देखो, वेदर कंडीशन तो ख़राब हैं, मगर जब ये गए थे तो वेदर कंडीशन तो बिल्कुल ठीक थी। अगर कोई वेदर कंडीशन में खराबी होती तो वो प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर कभी उड़ने नहीं देते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी वीआईपी चलता है उसके जो 3 हेलीकॉप्टर हैं वो जिस पे वो जाता है, दूसरे दोनों हेलीकॉप्टर उसके रिजर्व होते हैं। तो आगे एक रिजर्व हेलीकॉप्टर चलेगा जो रास्ता दिखाता चलेगा, बीच में प्रेसिडेंट का, और 30 में फिर रिजर्व होगा। ये कैसे है कि ये हेलीकॉप्टर और वो हेलीकॉप्टर का मिलाप ही नहीं, कम्युनिकेशन नहीं है। ये हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों अदर हेलीकॉप्टर अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा होना असंभव है कि जो वीवीआईपी है उसके कम्युनिकेशन में ना हो दूसरे हेलीकॉप्टर। उनका काम है, वो रिजर्व हैं, वो अलग नहीं। दूसरा, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रेसिडेंट और जो फॉरेन मिनिस्टर है जो कि नंबर 2 थे इस डेलीगेशन में, वो एक ही हेलीकॉप्टर में बैठे। एसओपी होती है कि नंबर 1 और 2 एक हेलीकॉप्टर में नहीं बैठेंगे, क्योंकि पहले लेसन लर्न किए हैं वर्ल्ड ने कि अगर हादसा हो तो दोनों ना जाएं। तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। तीसरा, एक और बड़ी चीज़ हमें देखनी चाहिए। अभी जब ये अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हुई थी तो अजरबैजान की जो जीत आर्मेनिया पे हुई थी, जो नॉर्गोन करबाख का इलाका जीता था उन्होंने, जो कंट्रोवर्शियल था, उसकी वजह थी इजराइल और टर्की ने जो हथियार दिए थे, स्पेशली जो ड्रोन दिए थे इजराइल ने भी और टर्की। इजराइल ने बहुत ज़्यादा वेपन दिए थे अजरबैजान को और इसी के कारण अजरबैजान आर्मेनिया से जीता था। जबकि ईरान और अजरबैजान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहे और ईरान ने आर्मेनिया की हेल्प की थी इस लड़ाई में। यूं तो आर्मेनिया जो है यूरोपियन है, उसमें क्रिश्चियन ज़्यादा हैं और ईरान एक शिया मुस्लिम देश है, मगर इस लड़ाई में ईरान जो था वो ओपनली आर्मेनिया के साथ था। तो इस चीज़ को भी देखना है कि क्या डेवलपमेंट है कि अजरबैजान और ईरान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे। अब जो बात आती है कि इसके अंदर साजिश हो सकती है सबोटाज की, तो उसकी उंगली सच्चाई है उठती है मोसाद की तरफ, इजराइल की तरफ, और कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ की। अमेरिका भी हो सकता है इसके अंदर हेल्प की। तो अब मोसाद ने
के पीछे अगर उंगली उठ रही है तो कैसे किया, वो जब आगे हम बातचीत करेंगे सुमित, फिर बात करते हैं। सर देखिए, इसमें इतने मल्टीपल इश्यूज हैं, मैं तभी बोल रहा हूँ, ऐसे लगता है कोई हॉलीवुड की मूवी चल रही है। प्रेसिडेंट को मार दिया गया है, आगे पीछे वाले हेलीकॉप्टर को पता नहीं है। शक की सुई तो अटकती है कि क्या ये अंदर की साजिश है। और कई लोग ये भी बोलते हैं, जो खमेनी हैं उनके जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनका बेटा भी नहीं चाहता था कि ये खुमैनी की जगह लें, इसलिए उन्होंने भी काम करवाया हो सकता है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी लाइट दें, क्या ये अंदर की साजिश है? हम हमेशा बाहर वालों को ही दोष देते हैं कि इजराइल ने किया होगा, अमेरिका ने किया होगा, क्या अंदर की बात नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल। तो जो सबोटाज की बात है उसमें कोई रूल आउट नहीं करे, दो हैं, एक तो मसाद जो एक्सटर्नल एजेंसी है, और एक इंटरनली भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनली डिसेंट बहुत था, क्योंकि जिस प्रकार से इकॉनमी ईरान की फेल हो गई थी और जिस प्रकार से एंटी हिजाब जो प्रोसेशन था उसको हैंडल किया गया था, और उसके अंदर काफ़ी ह्यूमन राइट वायलेशन हुई थी और कम से कम 1000 के करीब फेटल कैजुअल्टी भी हुई थी। और उसके साथ साथ ये भी सच्चाई है कि जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही इब्राहिम रईसी का, जब ये जुडिशरी में थे तो ये हार्ड टास्क मास्टर थे, बहुत ही अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रोसिक्यूटर थे, और इन्होंने ईरान इराक के बाद जो 1988 में बहुत जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको एक प्रकार मौत के घाट उतरवाया था, तो जो अपनी जजमेंट दी तो ये भी एक बहुत अनपॉपुलर थे उस प्रकार से, क्योंकि इब्राहिम रईसी चाहते थे कि ये प्रेसिडेंट बने तो इसलिए बने थे। तो हाँ, इंटरनल डिसेंट बहुत थी, इसमें कोई शक नहीं। और अगर आप देखें कि कई जगह में इनकी मौत के लिए खुशी भी बनाई गई कुछ दूसरी एम्बेसियों में बाहर। दूसरा जो आपने पॉइंट बताया कि अब हो क्या रहा था, अयातुल्ला अल खमानी जो सुप्रीम लीडर हैं वो 85 साल के हो गए हैं, अब उनकी उम्र हो गई थी, अभी उनका जो कौन उसका सक्सेसर होगा इसकी बात हो रही थी, और कहीं ना कहीं बात आ रही थी कि हो सकता है इब्राहिम रईसी इनके सक्सेसर हों, क्योंकि अयातुल्ला अल खमानी खुद लेके आए थे। मगर ये भी सच्चाई है कि जो अयातुल्ला अल खमानी का खुद का लड़का है वो भी इस पोजीशन को एक प्रकार लेने की कोशिश कर रहा था, और वो चाहता था कि वो प्रेसिडेंट बने और प्रेसिडेंट के बाद वो अपने जो सुप्रीम लीडर की पोजीशन पकड़े। यही नहीं, एक और नाम घूमता है, वो जो अयातुल्ला अल खमानी जो सबसे पहले सुप्रीम लीडर थे, उनका भी ग्रैंडसन। तो ये सच्चाई है, कॉम्प्लिकेटेड है कि इसके अंदर दोनों बातें हो सकती हैं। क्या ये बाहर से सबोटाज हो सकता है जिसके अंदर मोसाद या अमेरिका है, और इंटरनल डिसेंट भी बहुत था, और हो सकता है कि इंटरनली भी इसके अंदर किसी ने साजिश की हो, कोई ना कोई इसकी छेड़खानी की हो इस हेलीकॉप्टर से चलने पहले, और ये भी हो सकता है। तो ये दोनों थ्योरी हैं, इसका क्या अल्टीमेटली क्या पता चलेगा, ये तो इन्वेस्टिगेशन से, अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये इन्वेस्टिगेशन है, ये ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ऑर्डर की है, और ये कुछ एक समय में ही ये बताएगा कि इसकी असली वजह क्या थी, ये किस प्रकार से ये हादसा हुआ, क्या संभावना है, और कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो तभी पता चलेगा। और एक इनका जो ब्लैक बॉक्स है वो रिट्रीव होगा, उसको भी मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो उसको ध्यान में रखेगी। सुमित सर, मुझे एक चीज बताइए, एक कॉन्स्पिरेसी और भी मेरे सामने आई, मैं किसी पाकिस्तानियों से बात कर रहा था, तो उनके वहां पर भी कुछ खबासी खबरें हैं कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर ये हादसे को दिया है, क्योंकि यही प्रेसिडेंट है जिनके कारण चाबहार पोर्ट भारत को दिया गया। चाइना भी नहीं चाहता, पाकिस्तान भी नहीं चाहता। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये वाला एंगल भी हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा इतना बड़ा पोर्ट 10 साल के लिए भारत को मिलना, ये तो ना अमेरिका को सूट करता है, ना चाइना को, ना पाकिस्तान को। क्या ये एंगल भी देख सकते हैं इसके अंदर? मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो किसी ने कवर नहीं की है, ये इसका आंसर आप ही दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो अब हम देखते हैं चाबहार पोर्ट। ये चाबहार पोर्ट क्या है, और भारत अब 10 साल के लिए इसको ऑपरेट करेगा। हमारा जो इंडियन ग्लोबल पोर्ट कॉरपोरेशन है उसको ये एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, चाबहार पोर्ट के साथ मिलके इसको ऑपरेट करेगा। ये चाबहार पोर्ट है क्या, और क्यों ये एक प्रकार से सुर्खियों में है? देखो, सच्चाई ये है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में था और लड़ रहा था, तो उसको जाने का रास्ता
अफगानिस्तान में बेसिकली पाकिस्तान से था, और पाकिस्तान कई बार इसके लिए प्रॉब्लम डालता था, और भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। भारत भेजना चाहता था अफगानिस्तान के लोगों को काफ़ी मदद, चाहे वो वीट हो या बाकी सामग्री हो, मेडिसिन हो, मगर वो रास्ता नहीं देता था। तो ये सोच विचार किया गया कि अगर चाबार पोर्ट को ले लिया जाता है और उसको डेवलप किया जाता है तो ये एक ऑल्टरनेट रूट हो जाएगा अफगानिस्तान के लिए, बाईपासिंग पाकिस्तान, और फिर ये जाएगा सेंट्रल एशियन स्टेट जो कि बहुत ही रिच है एनर्जी और गैस में, वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ देगा जो कि ईस्ट रशिया और आपका रूस के साथ भी ट्रेड होगा। अगर ये खुलता है रास्ता और ये बनता है तो 15% वर्ल्ड का ट्रेड इसमें जाएगा, और ये शॉर्टेस्ट रूट हो जाएगा ईस्ट यूरोप के लिए। दूसरा, इससे वर्ल्ड की जो जीडीपी है वो 1.5% तक बढ़ सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या अमेरिका इसके ऊपर काटसा लगाएगा, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएगा? मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि 2018 में जो JCPO जिसको बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, मतलब कि ईरान न्यूक्लियर डील, उससे डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए थे। हमने 2016 में ही इसके बारे में बातचीत स्टार्ट कर दी थी ईरान से चाबार पोर्ट। जब वो निकले थे तो उन्होंने फिर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दी थी दोबारा। उनकी वजह ये थी निकलने की, वो ये कह रहे थे कि ईरान मूर्ख बना रहा है। ईरान एक तरफ तो इकोनॉमिक सैंक्शन हटवा दी है उसने, और दूसरी तरफ वो न्यूक्लियर वेपन को बनाने की कोशिश कर रहा है, वो इनरिच कर रहा है यूरेनियम। इसलिए अमेरिका उससे बाहर निकल गया था, बल्कि जो P5+1 था बाकी कंट्रीज नहीं निकली थी, और निकल के अमेरिका ने दोबारा सैंक्शन लगा दिए थे ईरान पे, और उसके कारण हम वहाँ से 28% ऑयल लेते थे ईरान से, जो कि सस्ता था, नज़दीक था, उसके अंदर इंश्योरेंस इनबिल्ट थी, वो 0% करना पड़ा। मगर ये भी सच्चाई है कि चाबार पोर्ट पे जब बात आई तो भारत ने जो रिलेशन थे वो, हमने अमेरिका से बात हुई, टैसिट अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये चाबार पोर्ट सबके लिए अच्छा है, अमेरिका के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट रूट है अफगानिस्तान का, बाईपासिंग पाकिस्तान एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रहा था अमेरिका के लिए, और ये एक प्रकार से सेंट्रल एशियन स्टेट को भी कनेक्ट करेगा, और ये यूरोप को और रशिया को। तो एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी कि अमेरिका इसको गो हेड देगा, और दिया उसने, कोई रिटर्न में नहीं दिया मगर एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग भारत और अमेरिका के बीच में बहुत बड़ी है जब से हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने। यही नहीं, जब S-400 भारत ने रूस से खरीदा था तो भारत के अलावा टर्की ने भी खरीदा और चीन ने भी खरीदा, दोनों पे सैंक्शन लगाई, पर भारत पे अब तक नहीं लगाई। टर्की पे तो उन्होंने F-35 एयरक्राफ्ट भी देने बंद कर दिए कि वो उनका टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है S-400 से, मगर उन्होंने भारत को अभी तक काटसा नहीं लगाया, इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगाई, क्योंकि उनको समझ आया कि जब भारत को जरूरत थी पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम की तो अमेरिका ने नहीं दिया। अब अमेरिका देना की कोशिश कर रहा है। भारत ने पहले ही S-400 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था तब तक रूस का, तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग थी S-400 पे। हमारे 5 रेजिमेंट में से 3 रेजिमेंट आ चुके, पर आज तक कभी भी इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगा। इसलिए ये सोच विचार है चाबार पे भी कोई इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगेगी। अब बात आती है कि हमने ये भी बताया और जो अमेरिका को समझ आया, देखो ये एक प्रकार से टक्कर है ग्वादार की, क्योंकि ग्वादार से ये अगर सी रूट से देखा जाए तो 100 किलोमीटर दूर है, और ग्वादार जो है वो पोर्ट यूं तो पाकिस्तान में है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, जो कजाकिस्तान जो कि सिंगजांग प्रोविंस से निकल के आपका गिलगित बाल्टिस्तान से ग्वादार जाएगा। मगर ये पोर्ट जो है पूरा का पूरा लीज दे देगा पाकिस्तान चीन को, इसमें कोई शक नहीं कि इसको चीन ही ऑपरेट करेगा, चीन ही करेगा। तो इसलिए ये एक प्रकार से अमेरिका नहीं चाहता कि ग्वादार जो है एक बहुत बड़ा पोर्ट बने, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी आज की तारीख में चीन से है। तो इसलिए भारत ने यह भी बताया था कि जो अगर हम चाबार को डेवलप करते हैं तो ये एक काउंटर वेलिंग फैक्टर होगा ग्वादार के लिए।
और ये ग्वादार का जो ट्रेड बढ़ रहा था उसको हम नलीफाई कर सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। ये भी अमेरिका को समझ आई थी। जो अब पॉइंट आपका आया कि हाँ इसमें बहुत दम है, ये चाबार पोर्ट अगर भारत ऑपरेट करता है तो वो किसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है? वो दो देश है, वो चीन है और पाकिस्तान, क्योंकि वो आने से फिर ग्वादार की जो इम्पोर्टेंस घटेगी और ग्वादार में ट्रेड कम होगा और चाबार में बढ़ेगा। तो इसलिए ये भी जो थ्योरी आप बता रहे हो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि चीन इससे खुश नहीं था। चीन के लिए बहुत बड़ी टक्कर हो जाएगा चाबार, और पाकिस्तान तो ऑफकोर्स कभी खुश नहीं होगा अगर भारत ईरान के अंदर चाबार चलाता है। और भारत ने खुल के अभी आया 10 साल का हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि मैंने बोला इंडियन ग्लोबल पोर्ट्स लिमिटेड और चाबार पोर्ट में हमने वहाँ पर $150 मिलियन हम खर्च करेंगे वहाँ पर जो एक प्रकार से पोर्ट्स को चलाने का सामान, और उसके बाद $250 मिलियन का हमने क्रेडिट लाइन दिया है ईरान को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के। तो ये एक गेम चेंजर होगा, ये फोर्स मल्टीप्लायर होगा, ये भारत के लिए और वर्ल्ड के ट्रेड के लिए बड़ा अच्छा होगा। मगर चीन और पाकिस्तान के तो सांप लौट गया है जब से उनको पता चला है कि भारत इसको ऑपरेट करेगा। मगर एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग अमेरिका के साथ भारत की है, भारत की वो नेसेसिटी समझता है और वो ये भी समझता है इससे ओवरऑल सबका फायदा होगा, स्पेशली सेंट्रल एशियन स्टेट और आपका नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ना। सुमित सर, मैं जो ये बात कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि आपको मालूम है मैं चीन में रहता हूँ और चाइना की मैं एक नब्ज को जानता हूँ कि अगर कोई भी इनके रास्ते में खड़ा होता है इनकी तरक्की में और कोई इनकी बात नहीं सुनता तो ये उसे उठाकर 72 हुरों के पास पहुंचा देते हैं। ये इनकी फितरत है। वो बेशक शिनजियांग में मुसलमान हो, वो कोई भी हो, इनके सामने ये किसी को बर्दाश्त नहीं करते। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, चाइना बहुत देर से लगा हुआ था कि चाबहार पोर्ट इसको मिल जाए ईरान की तरफ से, और इनकी नजदीकियां ईरान के साथ बहुत ज्यादा है। $400 बिलियन की तो इन्वेस्टमेंट इन्होंने बोली हुई है जो 25 साल में चाइना ने ईरान को प्रॉमिस किया है डिस्पाइट सैंक्शंस फ्रॉम अमेरिका। और जैसे ही ईरान ने ये चाबहार पोर्ट हमें दे दिया तो कहीं ना कहीं सांप, आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया है, सांप लौट रहे थे चाइना के दिल के ऊपर भी। क्या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती है, और एरिया भी वो चुना जहां पर उनके ऊपर शक की नजर बिल्कुल भी नहीं जा सकती, और काम कर दिया दिखाने के लिए कि मेरे रास्ते में कोई खड़ा होगा उसका यही अंजाम होगा। ये ऐसी थ्योरी क्यों नहीं हो सकती सर? बिल्कुल हो सकती है। देखो, कोई चीज रूल आउट नहीं कर सकते, ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा। जिस प्रकार से आपने इंटरेस्ट को अनफोल्ड किया, ये सच्चाई है कि ईरान और चीन के रिलेशन बढ़ रहे थे, और ईरान ने भी कई इशारा किया था भारत को कि आप जो इस प्रोजेक्ट में बहुत धीरे चल रहे हैं और इसको चीन हो सकता है हम चीन को दे दें। चीन का बड़ा इंटरेस्ट था चाबार पोर्ट में, और वो बहुत जोरों से ईरान से ट्राई कर रहा था कि वो मिल जाए, क्योंकि अगर चाबार पोर्ट चीन को मिलता तो उसकी तो विन विन सिचुएशन थी। ग्वादार भी उसके पास है, ग्वादार तो उसको भी है, और उसके बाद चाबार से वो सेंट्रल एशियन स्टेट पे अपना दबदबा बनाता, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ता। तो चीन के लिए तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, और इसीलिए चीन जो था ईरान के नज़दीक आ रहा था। ईरान को वो काफ़ी जिस प्रकार से ट्रेड की भी बात की, उसके रिलेशनशिप बढ़ रहे थे, तो उसने सपने में नहीं सोचा था कि अभी फिर दोबारा जो चीन है वो भारत को पोर्ट दे देगा 10 साल के लिए। वो सोच रहा था शायद अभी बात अब खटाई में पड़ गई भारत और ईरान की, और इसका फायदा चीन उठाना चाहता था, मगर वो हुआ नहीं। इस बात में बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। मगर ये सच्चाई है कि एक इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चलेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर होती है तो ये भी एंगल इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं। सुमित सर, मैं आपको आखिरी क्वेश्चन पूछता हूं जो इसके साथ रिलेटेड है, वो है पाकिस्तान का। जो चाइना है वो कभी भी डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन नहीं करता किसी भी कंट्री के साथ, ये मैं फितरत जानता हूं। अब आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो पाले हुए टेररिस्ट हैं वो ईरान में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें, पाकिस्तान की टेररिज्म की जो इंडस्ट्री है उसकी जड़ें ईरान तक जाती हैं। वहां पर कई बार आपने देखा है कि वहां पे कन्फ्रंटेशन बॉर्डर के ऊपर होती रहती है। क्या चाइना ने पाकिस्तान को यूज कर ये सैबोटेज कराने की कोशिश किया हो? इसको रूल आउट तो कर नहीं सकते हम लोग? हाँ बिल्कुल, कोई चीज रूल आउट नहीं कर सकते। जो आपने इंटरेस्ट बताया चीन का और पाकिस्तान का बहुत है, पाकिस्तान का तो खास इतना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही इकोनॉमिकली बहुत डाउन है,
पर चीन का जो इंटरेस्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है, और चीन कैसे करेगा, खुद करेगा या किसी से कराएगा अपने प्रॉक्सी से, जैसे पाकिस्तान से, ये हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि जो पाकिस्तान है वो भारत के अंदर भेजता है लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवाद का साथ करता है, इसी प्रकार ईरान में जैसे अल अदर जो एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है उसको भेजता रहा है, तो उसके पास मिलिटेंटों की तो कमी नहीं। अफगानिस्तान में भी उसकी ने मिलिटेंट भेजने स्टार्ट किए। तो चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करके क्या कुछ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इस थ्योरी को रूल आउट नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा असली कॉज क्या था। मगर जो हमने बातचीत की इसमें दम है, और क्योंकि क्वेश्चन इतने गहरे हैं कि जिस प्रकार से जो पहली थ्योरी थी कि वेदर खराब होता है, किस प्रकार से वो थ्योरी बिल्कुल ही प्रूव रॉन्ग होती है कि वो चांसेस उसके कम हैं। इसलिए फिर ये साजिश वाली जो थ्योरी है कि क्या इसके अंदर मोसाद इन्वॉल्व है, क्योंकि मोसाद बहुत सक्रिय है उस बॉर्डर एरिया पे जो अजरबैजान और ईरान का है, और अजरबैजान में उसका होल्ड है, या किसी और ने कराया है, क्या चीन इन्वॉल्व हो सकता है इसमें, या इंटरनल डिसेंट हो सकता है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और इस पे पूरे पे इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चलेगा। मगर वाकई जो आपने इशारा किया उसके अंदर काफ़ी लॉजिक है, और कैसा हुआ क्या हुआ ये समय बताएगा। और ये पॉलिटिक्स जो है, इंटरनल पॉलिटिक्स जो ईरान में अभी चल रही है, ये भी अनफोल्ड होगी तो पता चलेगा, क्योंकि 28 जून को अभी उनके नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। मोहम्मद जो मुकबिर है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, नंबर 1 वाइस प्रेसिडेंट है, उसको अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया है, और 28 जून को होगा। वहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ऐसे हैं जैसे भारत के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और जो उनका फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुकबिर, वो एक प्रकार से फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल थे, उसको अभी बनाया गया। और अब आगे कौन प्रेसिडेंट बनेगा उससे भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी, जो 28 जून को है। जो इशारा था कि क्या आयतुल्लाह अल खमानी सुप्रीम लीडर का लड़का बन सकता है, या जो पहले सुप्रीम लीडर थे उनका ग्रैंडसन, क्योंकि जो प्रेसिडेंट बनेगा उसी से वो सक्सेशन लाइन आगे होगी। क्योंकि ये सुनने में आया था कि इब्राहिम रईसी को तैयार किया जा रहा था, और हो सकता था वो आयतुल्लाह अल खमानी की जगह लेते अगर सुप्रीम लीडर रिजाइन करते, या उनका कुछ एज के कारण कोई कार्रवाई हो जाती। सुमित सर, तभी मैं बोल रहा था कि जो ये इनको हटाया गया है क्योंकि ये प्रेसिडेंट है, उसके बाद सुप्रीम लीडर बनने की राह पर थे। अगर प्रेसिडेंट होते हुए भारत की इतनी हेल्प करी है, सारा कुछ खोल दिया भारत के लिए, एक इतना बड़ा पोर्ट दे दिया, अगर ये सुप्रीम लीडर बन जाते तो ये नजदीकियां भारत के साथ और बढ़ जाती, और यही चीज कुछ लोगों को पसंद नहीं आई है। उसी के ऊपर बार बार इशारा कर रहा हूं, बाकी थ्योरीज के ऊपर इतना काम नहीं हो सकता। उसका रीजन है इजराइल ऑलरेडी इतना फंसा हुआ है गाजा के अंदर कि अब वो किस किस जगह पर वो पंगे ले। तो ये थ्योरी को और हम लोग इसके ऊपर नजर रखेंगे, जैसे कोई खबर आएगी वी विल अगेन डिस्कस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया पानी की तरह। थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू सुमित, जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.